नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप पढ़ रहे थे पिछले क्लास में सांख्यिकी और उसके बाद में हमने 3D का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसी की तरीके से आज हम शुरुआत करने वाले हैं संख्या पद्धति। तो स्वागत करते हैं आपका रजत खंडेलवाल परिवार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं प्रतीक जैन आपको पढ़ाऊंगा आज से संख्या पद्धति। तो आपको पता है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में जैसा कि संख्या पद्धति एक टॉपिक है। अब आपने जब दो टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि मैथ्स को करना ज़्यादा भी इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच के बैठे हुए थे। तो जब हम संख्या पद्धति की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर होता है जो बहुत ज़्यादा चारों तरफ से फैला हुआ होता है। इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाता है, छोटे 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 क्वेश्चन होते हैं, आसान एकदम सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, पर कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें ज़्यादा। तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए आपको एकदम हाई लेवल तक आपको यहाँ पे लेकर के जाऊंगा संख्या पद्धति के, कि आपका एग्जाम का कोई सा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे एग्जाम फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे रीट का हो, चाहे एलडीसी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जिस जिस एग्जाम में आपको संख्या पद्धति आती है, चाहे आरएस के एग्जाम में आती है, जहां भी आपके नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का चैप्टर आता है, वहां आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आपको इस तरीके से बस साथ में चलते रहना है। और हो सके तो इस अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करते रहो। तो स्टार्ट करते हैं आज से संख्या पद्धति। ठीक है, चलते हैं। ये क्लास थोड़ी थ्योरेटिकल होने वाली है, आज की पहली क्लास है। पहली क्लास थोड़ी थ्योरेटिकल होगी, आपको थ्योरी के बस कॉन्सेप्ट समझते हुए जाने। कॉन्सेप्ट ऐसे जो आपने बचपन से भी सुने होंगे सबके, लेकिन आपके पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती होगी कि किसका मतलब क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम ये, कि कई तरीके की संख्याएं होती है। आपने देखा होगा संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी होती है, 40 45 50। फिर आपने देखा होगा 2.5 3.5 4.5। ये फिर आप माइनस में भी संख्या देखते हो, -4 -10। ये संख्या देखते हो आप बटा में 22/7 3/5 4/5। ये फिर आप देखते हो पॉइंट में बड़ी बड़ी संख्या है, जैसे 0.345671345, जैसे अनवरत चलने वाली संख्या है। या फिर आप देखते हैं √2 √5। या फिर कुछ ऐसी संख्याएं देखते हैं जैसे कि 0.33333, और ये लगातार चलती रहती है। या फिर आप कभी देखते होंगे पाई या ई, ऐसा चिन्ह भी आपने देखा होगा, या आई या लोग। तो इस तरीके की संख्याएं कौन सी संख्याएं क्या होती है, ये सब होने में सब संख्याएं सब मैथ्स में काम आती है। लेकिन आप कई बार इनको देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी संख्याएं क्या होती है। तो इसी तरीके से इन्हीं के लिए इन्हीं की डेफिनेशंस और इनके बारे में समझने के लिए आज का हमारा ये पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि क्या तो होते हैं आपके रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर। क्या होते हैं आपके इंटीजर्स। इस तरीके से आपके कई तरीके की संख्या होती है, जैसे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, समिश्र संख्याएं। संख्याएं कई तरीके की संख्याएं होती है। उन संख्याओं के बारे में अगर हम केवल उनके नाम के बारे में भी हमें पता है कि कौन सी संख्या कौन सी होती है, तो इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलना है कि किसका मतलब क्या है। अगर आप मतलब इसका समझ गए तो क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन तो आपका वैसे के वैसे ही बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन किया जा सकता है। कि जैसे हम चलते हैं, अभी हम सबसे पहले इन जो संख्याएं हमने देखी, इन संख्याओं का अलग अलग डिफाइन करेंगे कि कौन सी प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है और कौन सी प्रकार की। ये सब एक तरीके की संख्या नहीं, सबको अलग अलग फील्ड में रखा हुआ जाता है, अलग अलग तरीके से इनको बोला जाता है। तो इनको देखते हैं क्या। तो जो हमने ये नाम पढ़े आपके सिलेबस में भी आपने देखा होगा, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। तो इस तरीके के आपके पास में अलग अलग सिलेबस में दिए हुए हैं, वो सब होते क्या है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले ये देखिए एक सर्किल। ये एक सर्किल है, रीजनिंग में भी आप इस तरीके का सर्किल पढ़ते हैं, जहां पे आप देख रहे हो बीचों बीच आपके पास में प्राकृत संख्या है। क्या है बीचों बीच? प्राकृत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर इस सर्किल के ऊपर बड़ा वाला सर्किल है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम पूर्ण, इसको बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। फिर उससे बड़ा वाला सर्किल है ये आपके पास में है पूर्णांक। पूर्णांक आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, पूर्णांक। पूर्णांक को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड या आई से। इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंग्लिश के नाम भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो। फिर होता है परिमेय। परिमेय होता है हमारे पास में रेशनल नंबर्स।
रेशनल, और फिर होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक यानी कि रियल नंबर्स। और यही हमारे सिलेबस में इन सारी संख्याओं के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस, अगर आप इनके बारे में समझ जाते हो तो इनके क्वेश्चन करना बहुत चुटकियों में आसान होता है, सिर्फ आप देखते इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या। ये सर्किल इस तरीके से बना हुआ है कि जैसे जो वास्तविक संख्या है उसके अंदर ये सारी संख्याएं आती है, जिसमें परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत। फिर हम देखते हैं परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के अंदर ये सारी संख्याएं आती है। फिर पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर ये सारी संख्याएं आती है। जैसे आप घर में अगर एक होम का ट्री देखेंगे आप, तो जैसे दादाजी है तो दादाजी की ये सब बेटे हैं, ये बेटा है, बेटे का ये पोता है, पोते का ये और पड़पोता, इस तरीके से ये उनके छोटे, ये छोटा रूप है, ये बीचों बीच, यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या से बड़ी होती है पूर्ण, पूर्ण से बड़ी होती है पूर्णांक। तो इनको अलग अलग डेफिनेशंस को हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे बीचों बीच, यानी कि पहली प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या से हम शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से आप नाम से इसको समझ सकते हैं, नेचुरल या नेचर, जैसे कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोगी वे संख्याएं जो प्रकृति में किसी भी चीज को गिनने के लिए आपके पास जो उपयोगी आएगा। आप किसी भी चीज को आप गिनेंगे, जैसे कि आपको गिनना है कि आपके कितने मित्र हैं, तो आप बताएंगे उसका आंसर 1 2 3 5 10। ये वहां पे कितने लोग, कितनी एप्पल पड़ी है, तो आप बता दोगे यहाँ पे 4 पड़ी है, 1 पड़ी है, 10 पड़ी है, कितनी पड़ी है। तो वो जो संख्या है आपने आंसर दिया कि 1 2 3 4 5, इस तरीके की जो संख्या जो सबसे पहले बच्चे को क्लास में, स्कूल में जाते सिखाई जाती है, वो सारी संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कैसे, एन से इसको डिनोट करते हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर। और इसमें अगर हम इसको देखें तो ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये संख्याएं चलती जाती है, और ये संख्याएं जाती रहती है आगे तक। इस डैश 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 का मतलब है टू बी कंटिन्यूड, मतलब आगे तक चलती जा रही है। ये अनंत तक जाती रहती है, लेकिन अनंत केवल एक इसको लिखने का तरीका होता है। ये जो आप सिंबल देखते हैं अनंत, ये अनंत एक लिखने का तरीका होता है। अनंत कोई संख्या नहीं है। सबसे पहली बात तो अनंत कोई संख्या नहीं है, अनंत केवल एक उसको डिनोट करने का तरीका है, इसलिए अनंत नहीं लिखेंगे इसमें। सिर्फ ये 1 2 3 4 5 और इसे चलती रहेगी। तो ये संख्या होती है प्राकृत संख्या। आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि 1 से लेकर के और जो चलती जा रही है 1 2 3 4 5, जो आप गिनती गिनते सबसे पहली क्लास में जाते हैं, जो आप सब छोटे बच्चे थे, जब आप स्कूल में जाते हैं जो गिनती सीखते, वो होती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। बिल्कुल अलग अलग डिफाइन करते हुए चलना है। तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर के चलती जा रही है, जो 1 2 3 4 5। अब इसको देखेंगे हम कि प्रकृति में गिनने के लिए उपयोगी होती है, ठीक है, समझ गए। आगे ये हमेशा धनात्मक होती है। अब आप इसमें देख रहे हैं इसमें ऋणात्मक संख्या एक भी नहीं है, ये शुरू 1 से हो रही है, ना कि इसमें कोई माइनस की कोई संख्या नहीं है। -1 -2 इस तरीके की संख्याएं भी तो होती है, तो इसमें माइनस की कोई संख्या नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याएं आएगी। फिर हमेशा पूर्णांक होगी। हमेशा पूर्णांक कैसे कि ये 1 के बाद 2 ही है, 1.1 नहीं है। 1.1 या 1.5, 1.5, पौने 2, 1.75 इस तरीके से यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। सिर्फ 1 के बाद सीधी सीधी 2 है, 2 के बाद सीधी सीधी 3 है। तो ये क्रमागत रूप से जो चलने वाली संख्या है ये पूर्णांक। पूर्णांक होती है हमेशा धनात्मक होती है। आगे देखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, आप इसमें देख के बता सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। इसके बाद में आप देखेंगे कि a प्लस बी व a इंटू बी सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। यानी कि कोई भी दो प्राकृत संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं, या फिर दो प्राकृत संख्याओं का आप अगर गुणा करते हैं, तो वो भी हमेशा प्राकृत संख्या आएगी। चाहे आप उठा करके देख लो, आप गुणा जोड़ोगे, जैसे 2 + 3 इसका आंसर आएगा 5, ये भी एक प्राकृत संख्या है। या आप जोड़ोगे 5 + 1 ये भी आएगा 6। या आप जोड़ोगे 10 + 2 ये आएगा 12। तो ये जो भी आएंगे ये सब एक प्राकृत संख्या होगी। ये तो हो गया a प्लस बी। अगर आप गुणा करोगे तो 2 × 3 इसका आंसर आएगा 6, ये 4 × 5 इसका आंसर आएगा 20। इस तरीके से जो भी संख्या है गुणा करने पे आएगी। a प्लस बी कोई भी दो संख्या है आपने इसमें से ली नेचुरल नंबर में से, उनको जोड़ा या गुणा किया, उसके बाद में जो आंसर आएगा वो भी हमेशा क्या होगी, प्राकृत संख्या ही होगी। फिर इसके बाद में अगला बोलता है कि a माइनस बी व a डिवाइड बी। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये यहाँ पे a माइनस बी और a डिवाइडेड बाई बी, भाग का चिन्ह, यानी कि a से b घटा दे और a में b का भाग दे दे, तो इनका प्राकृत होना जरूरी नहीं है। कैसे कि मान लो आप 1 में से 2 घटा दे तो आपके पास आया -1, या आप 4 में से 6 घटा दे तो आपके पास आया -2। तो ये संख्या जो माइनस की आई है, ऋणात्मक संख्या आई है, ये नेचुरल नंबर में नहीं होती, इसलिए a माइनस बी का प्राकृत संख्या होना जरूरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आप यूं घटाएंगे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ तो हो रही है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही, तो इसलिए माइनस वाली संख्या का ऋणात्मक, जो ऋणात्मक आ जाएगी इस तरीके से, उनका प्राकृत होना जरूरी नहीं है।
इसी तरीके से डिवाइड वाली संख्या, मान लो आपके पास में आए 1/3, तो ये 1/3 आपके इसमें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए a डिवाइडेड बाई b का भी प्राकृत होना जरूरी नहीं है। तो आपके पास में सीधी सीधी थ्योरी क्या हुई प्राकृत संख्या की, कि ये हमेशा धनात्मक होती है, ये हमेशा पूर्णांक होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हमें दिख ही रही है, फिर a प्लस बी और a इंटू बी हमेशा प्राकृत संख्या होगी। ये कॉन्सेप्ट सीधे के सीधा आपके पास में 4 ऑप्शन में रख के पूछ लेगा, जब कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये ऐसे कैसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कि a और b दो धनात्मक प्राकृत संख्या है, तो उनको दो प्राकृत संख्या है, उनको a प्लस बी एक प्राकृत संख्या होगी नहीं होगी, इस तरीके के कथन आ जाते हैं। तो a प्लस बी और a इंटू बी तो प्राकृत होगी, लेकिन a माइनस बी और a डिवाइड बाई बी हमेशा प्राकृत होना जरूरी नहीं है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं कि एक अंक की कुल प्राकृत संख्या है, एक अंक की कुल प्राकृत संख्या कितनी होती है 9, 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होती है एक अंक की कुल प्राकृत संख्या है। तो कितनी हुई ये टोटल, 1 से लेकर 9 तक हुई, और ये टोटल हुई 9। फिर हम देखेंगे 2 अंक की कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होती है, तो 2 अंक की प्राकृत संख्या हम देखेंगे कहां से शुरू हो रहा है, 2 अंक की 10 से शुरू होता है, 10 से शुरू होने के बाद में 11 12 13 इस तरीके से आगे जाते 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 ये जाएगी 99 तक, क्योंकि 100 होते ही ये 3 अंकों का हो जाएगा। तो 99 तक जब कोई संख्याएं जा रही है 10 से लेकर 99 तक, और आपको पता करना है कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या हुई, तो आप 99 में से 10 से पहले वाली यानी कि 9 घटा दोगे, आप शुरू की 9 घटा दो, जो 1 अंक की थी आपके पास कितनी आ गई 90, यानी कि 2 अंक की कुल कितनी प्राकृत संख्या हुई 90, जो कहां से कहां तक हुई 10 से लेकर के 99 तक। ऐसे जब आप 3 अंकों के निकालना चाहेंगे तो 3 अंकों के निकालने के लिए आपको पता लगेगा कि आप 100 से लेकर के और 999 तक संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 100 से 999 तक जब जोड़ेंगे तो आपको कैसे निकालना है, टोटल 999 में से आप उससे स्टार्टिंग 100 से पहले वाली कुल कितनी है 2 अंकों की 99 आप घटा दोगे तो आपके पास आ गई 900। तो 900 संख्या ऐसी होती है जो 3 अंकों की होती है। इस तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं, चाहो तो ये आपके पास में फॉर्मूला है 9 इंटू 10 की घात n-1, जहाँ n अंकों की संख्या की 3 अंक की 4 अंक की कितने भी अंक की निकाल सकते हैं, ये पूछा नहीं जाता, पर फिर भी आपके पास एक फैक्ट है कि 1 अंक की कुल 9 संख्याएं होती है, 2 अंक की 90, 3 अंक की 900, 4 अंक की 9000, इस तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट था, आगे हम देखेंगे फैक्ट इसमें बहुत आएंगे इस चैप्टर में, आपको फैक्ट को बस समझते हुए चलना है, फैक्ट और भी मैं बता रहा हूँ उसके अलावा भी बन सकते हैं, बस बनेंगे इसी से ही। अगर आप एक बार समझ गए तो आपके लिए बहुत करना बिल्कुल आसान होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या हमने देख ली कहाँ से, 1 से लेकर के और चलती जा रही है, 1 2 3 आगे चलती जा रही है, लेकिन हमने बात की कि यहाँ पे जीरो क्यों नहीं आया, जीरो भी तो एक संख्या होती है। हम ये भी तो बता सकते हैं कि वहाँ पे एक भी एप्पल नहीं पड़ी थी या हमारा एक भी कोई दोस्त नहीं था, तो उसका आंसर हमारे पास में होगा जीरो। तो जब फर्स्ट क्लास से थोड़ी बड़ी क्लास में जाते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ में जाते हैं, सेकंड में जाते हैं, तब हमें जीरो भी सिखाने लग जाते हैं, फिर हम जीरो से गिनना शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5। और इस तरीके से पूर्ण संख्या क्या होती है, जब प्राकृत संख्या में एक जीरो को और जोड़ दे। जो हमारे पास प्राकृत संख्या थी ये प्राकृत संख्या थी 1 2 3 4 5, इसमें अगर हम जीरो और जोड़ दे, सिर्फ बाकी की सारी सेम टू सेम रहे, तो ये हो जाएगी हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं होल नंबर्स, W बराबर 0 1 2 3 और आगे एंड सो ऑन, आगे ये चलती जाएगी। बस इसमें क्या अलग हुआ है, एक जीरो एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो और जुड़ गया, किसमें प्राकृत संख्या में। तो सबसे बीच में हमने देखा था सर्किल में, सबसे बीच में हमारे पास थी प्राकृत संख्या, फिर दूसरा वाला सर्किल था उसमें था पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या में सारी प्राकृत संख्या इसलिए समाहित है क्योंकि पूर्ण में प्राकृत तो सारी है, एक जीरो और है, जीरो और ऐड हो गया, इसलिए ये एक संख्या एक्स्ट्रा हो गई। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, प्राकृत संख्या में सिर्फ एक जीरो, एक डिजिट जीरो, इसको और जोड़ दिया तो ये हो गई पूर्ण संख्या। अब ये संख्या हो गई पूर्ण, ठीक है, एक ही डिजिट ज्यादा है इसमें पूर्ण संख्या में। नेक्स्ट चलेंगे, ये हो गए पूर्णांक। पूर्णांक कैसे, कि जब हमने देखा कि प्राकृत संख्या में 1 से लेकर के आगे जा रही थी 1 2 3 4 5, लेकिन संख्या नेगेटिव में भी होती है, ऋणात्मक में भी होती है, जैसे -1 -2 -3, उनको कहाँ छोड़ेंगे, उनको छोड़ेंगे क्यों, उनको जोड़ेंगे। अब इसमें जोड़ेंगे पूर्णांक में। पूर्णांक में कैसे, कि जब हमने देखी प्राकृत में 1 से लेकर के और आगे चलती जा रही है, उसमें जीरो और जोड़ दिया, तो 0 से लेकर 0 1 2 3 वो हो गई पूर्ण। अब जीरो के पीछे वाली संख्याएं भी अगर उसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी पूर्णांक, यानी कि 0 से लेके आगे तक की 0 1 2 3 ये तो आगे पूर्ण में, और 0 से इधर वाली -1 -2 -3 यानी कि नेगेटिव वाली भी अगर आप चले जाएं, इधर भी एंड सो ऑन और इधर भी एंड सो ऑन, दोनों तरफ आप जाते रहे, तो ये आपके पास में ये कंप्लीट नंबर हो जाएंगे पूर्णांक। पूर्णांक कैसे, जिसमें ऋणात्मक भी आ गई, धनात्मक भी आ गई और जीरो भी आ गया, इसमें दो चीज एक्स्ट्रा हो गई, तो
इसलिए हमने लिखा था सबसे बीच वाला सर्किल था प्राकृत, प्राकृत में जीरो और जोड़ी तो पूर्ण, पूर्ण में ऋणात्मक और जोड़ी नेगेटिव, नेगेटिव संख्याएं और जोड़ दी तो वो हो गए आपके पास में इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इसको हम लिख देते पूर्णांक। पूर्णांक का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो नाम से पता लग रहा है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब क्या है, इसमें भी ये सारे अंक पूर्ण में ही होते हैं। जैसे कि आपके पास में 3 ही आएगा, 3/3.5 नहीं आएगा, 3.7 नहीं आएगा, या 3/2 नहीं आएगा, इस तरीके से बीच की संख्या नहीं आएगी। आपके पास पूर्ण ही होना चाहिए, अंक हमेशा पूर्ण होना चाहिए, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, माइनस का 3 हो चाहे प्लस का 3 हो। बस इसमें यह है कि माइनस की संख्याएं भी जुड़ गई। तो पूर्णांक में क्या हुआ, जिसमें नेगेटिव संख्याएं भी जुड़ गई। इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते कि ऐसा संग्रह जिसमें पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर ली जाए। जो पूर्ण संख्या हमारे पास में आई थी होल नंबर्स, उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली गई, तो हमारे पास क्या बन गई, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स को आई या जेड से डिनोट करते हैं, या तो हम इसको लिखते हैं आई से या फिर लिखते हैं इसको जेड से। अब इसमें हम देखेंगे कि ये हमेशा एक पूर्ण अंक होती है, जो कि मैंने अभी बता दिया कि हमेशा एक पूर्ण अंक होती है। इसके बाद में इसमें वही a प्लस बी, ए माइनस बी या a इंटू बी हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है। जैसे कि आप जोड़ लो -3 में प्लस का 3 जोड़ लो तो आपके पास -3 और +3 क्या हो गया, 0। ठीक है, 0 इसमें है यानी कि ये पूर्णांक है। अगर आप जोड़ोगे -4 में प्लस का 8 जोड़ोगे, -4 में प्लस का 8 जोड़ोगे तो आपके पास बचेगा प्लस का 4। तो ये क्या हुआ, ये भी इसमें डिनोट करती है, तो इसमें इसका मतलब ये भी क्या हुआ, पूर्णांक। तो यानी कि a प्लस बी, इसी तरीके से आप माइनस करके देख लो। माइनस तो 8 में से आप 9 घटा दो, 8 में से 9 घटा दो तो आपके पास क्या बचेगा, -1। -1 बचेगा तो -1 भी इसके अंदर होता है, इसका मतलब ये भी क्या है, पूर्णांक। तो जोड़ना और घटाना ये दोनों तो पूर्णांक होता है। गुणा, गुणा आप कुछ भी करके देख लो, 0 गुणा 1 करो, मान लो 0 गुणा 1 करो, 0 को किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो आपके पास आता है 0। चाहे 0 को 1 से गुणा करो, चाहे 0 को 50 से गुणा करो, चाहे 0 को 100 से गुणा करो, 0 को आप 101 से गुणा कर लो तो भी आपके पास आएगा 0। तो ये 0 होता है, ये आएगा 0, और 0 भी आपके पास इसमें होता है, इसलिए ये भी क्या होती है, a इंटू बी भी आपके पास में क्या हुई, पूर्णांक। किसी भी संख्या को गुणा कर लो आप, 2 इंटू 5 कर लो, 2 इंटू 5 या -2 इंटू 5, तो ये आपके पास आ गया -10। -10 भी इसके अंदर हो गया। कोई भी संख्या का जोड़, बाकी या गुणा, जोड़ बाकी या गुणा, ये दोनों, ये तीनों तो आपके पास में इसमें होते हैं, किसमें, पूर्णांक में। हम पूर्णांक की बात कर रहे थे तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन a डिवाइड बी यानी कि a में जब b का भाग देंगे तो ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी। कैसे कि मान लो आप 2 के अंदर -2 का भाग दे रहे हो, तब तो आपके पास आ रहा है -1, 2 से 2 गया और ऊपर बचा एक -1, ये तो पूर्णांक है। लेकिन अगर आप मान लो 2 में अगर आप 0 का भाग दिए, तो अगर 0 का भाग देते हो तो किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दिया जाता है तो वो एक अनिर्धारीय रूप हो जाता है, जिसका मान जैसे इनफाइनाइट या अनिर्धारीय रूप बोल सकते हैं इसको। इसका कोई मान निर्धारित नहीं किया गया है। कुछ जगह इसको अनंत भी लिखा हुआ देखेंगे आप, अनंत। भाई 0 का भाग अगर किसी भी संख्या में देंगे तो वो संख्या अनंत, वो क्या आएगी, डिफाइन नहीं है, ये चीज डिफाइन नहीं है या इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से चाहे 2 में भाग दो, चाहे 10 में भाग दो 0 का, ये किसी भी संख्या में XYZ कोई भी संख्या, या 5 में 0 का भाग दो, तो ये सारी संख्या क्या हो जाती है, अनिर्धारीय रूप एक तरह से ये बन जाती है, इनफाइनाइट टाइप। तो ये इनफाइनाइट हो जाती है, इनका कोई मान निर्धारित नहीं है, इसलिए a डिवाइड b हमेशा एक पूर्णांक नहीं होती। क्योंकि ये जो संख्या आई, ये जो मान है, ये हमारे पास में पूर्णांक के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो ये उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये इफेक्ट हो गया कि एक बहुत काम का इफेक्ट हो गया कि a डिवाइड b एक पूर्णांक संख्या नहीं होती। ये स्टार लगा लेना इसके ऊपर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि a प्लस बी, ए माइनस बी और a इंटू बी ये तीनों तो पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन a डिवाइडेड बाई b ये एक पूर्णांक संख्या नहीं होती। तो हमें समझ में आ गया क्या क्या, प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर के n तक, फिर उसमें 0 और जोड़ दिया तो वो बन गई पूर्ण संख्या, फिर उसमें नेगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्याएं और जोड़ी तो बन गई पूर्णांक। ये 3 संख्याएं आपने देख ली। पूर्णांक के बाद में हम आगे देखेंगे, फिर हम देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे, कि अब तक हम बात कर रहे थे कैसे, जब हमने स्टार्टिंग में देखा तो संख्या तो बहुत सारी थी, √2 √3 भी थी, पॉइंटों में भी संख्या थी, बटा में भी संख्या थी, अंडररूट में बहुत सारी जो अलग अलग डिफाइन थी संख्या, लोग भी था, ई भी था, आई भी था। तो ये सारी चीजें, फिर वो संख्या कहाँ गई, वो संख्या आएगी अभी परिमेय में, अपरिमेय में। कैसे कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q रूप में लिखा जा सकता है। p/q, इसकी तो डेफिनेशन में ही पहले ही p/q आ गया, बटा, p/q। p/q कैसे, ये इंग्लिश का वर्ड है, आपको डरना नहीं है। मैंने कहा था कि मैथ्स में इंग्लिश के वर्ड काम आते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक समझाने के लिए होते हैं।
P बटा Q, P कोई संख्या है और Q कोई संख्या है, सिर्फ एक पहचान के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि P भी कोई संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6, Q भी कोई संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 -1 -2, तो इस तरीके से बटा और बटा बटी वाली जो भी संख्याएं होती है वो सब परिमेय संख्याओं में आती है। कि जैसे आप लिख देंगे 2/5, 3/5, 4/5 या 10/2 तो इस तरीके की संख्या कहीं में आती है परिमेय संख्या में। लेकिन इसमें एक शर्त है, शर्त क्या है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता, ये वाई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा कि किसी में भी अगर हम 0 का भाग देंगे तो वो अनिर्धारित रूप या इनफाइनाइट जो बन जाएगा। ये जो 0 का भाग देने वाला जो डिफाइन नहीं हो सकता, ये मान यहाँ भी परेशान करेगा, तो इसलिए Q का मान यहाँ पे 0 नहीं रखना है। अगर यहाँ पे किसी भी संख्या के नीचे 0 रख देते तो वही इनफाइनाइट वाला अनिर्धारित रूप बन जाएगा। तो इसलिए आपके पास में बस एक ही बात ध्यान रखना है कि P बटा Q तो हो, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो, नीचे 0 नहीं हो, तब तक वो सारी संख्याएं कौन सी होगी, परिमेय संख्या है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है। अगर एग्जाम्पल आप समझ गए तो आपको सारी परिमेय संख्या समझ में आ जाएगी। कैसे, सबसे पहले तो सारी पूर्णांक संख्या है, जितनी भी आपने पूर्णांक संख्या देखी थी वो सब परिमेय संख्या होती है। यानी कि अब तक जितनी भी संख्या देखी आपने, ये प्राकृत संख्या, प्राकृत के बाद में पूर्ण, पूर्ण के बाद में पूर्णांक, और पूर्णांक से भी बड़ी कहीं में हो गई परिमेय, क्योंकि परिमेय के अंदर पूर्णांक तो पहले ही बोल दिया, पूर्णांक तो होता ही होता है। और पूर्णांक में कैसे, कि पूर्णांक में अगर हमने देखा ये नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स, इन सारे नंबर में अगर आप 0 का भाग देंगे, 0 का नहीं, इन सारे नंबर को अगर आप लिखेंगे, जैसे मान लो आपने लिखा 5, अब 5 लिखा तो ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, किसी भी संख्या के नीचे अगर आप बटा करके 1 लिखेंगे तो भी उसका मान 5 ही रहने वाला है। अगर आपने लिखा 7, 7 के नीचे भी अगर आप किसी भी संख्या के नीचे 1 का भाग देंगे तो वो संख्या हमेशा एक पूर्णांक भी रहेगी और साथ में वो एक परिमेय संख्या भी हो जाएगी, क्योंकि किसी में भी 1 का भाग देंगे तो ये P/Q का रूप तो लिखा जा सकता है, ये P और ये Q, P/Q के रूप में आपने लिख दिया। लेकिन ये संख्याएं कौन सी भी होती है, परिमेय संख्या। अब इसके अलावा, पूर्णांक के अलावा, पूर्णांक तो सारी होती है, पूर्णांक जितनी भी है वो सब परिमेय संख्या है, इसके अलावा कौन कौन सी होती है हमें वो देखना है। तो P/Q देख लिया हमने, फर्स्ट शर्त P/Q, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, जैसे कि 2/3, P/Q में जितनी भी बट्टे वाले आई ना, 2/3, 4/5, 6/7, 111/222, कुछ भी आ जाए बटा में, कुछ भी किसी के भी बटे में कुछ भी आ जाए, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अगर बटे के अंदर आ रही है तो सारी संख्या परिमेय होती है। अब जैसे कि 22/7, 22/7 आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप 3D पढ़ के आ चुके हो। तो 22/7 आपको पता है पाई का मान होता है, लेकिन वो पाई का लगभग मान हम लेते हैं, पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, पाई का लगभग मान, नियर बाई मान होता है ये पाई का, जो कि होता है 22/7। तो इसको भी स्पेशली लिखा गया है क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार। तो 22/7 परिमेय संख्या है, और मैंने बताऊंगा इसको क्यों लिखा है, 22/7 को क्यों लिखा है, ये अभी हमारे पास काम आएगा। इसी तरीके से नेगेटिव में कोई संख्या हो, जैसे -4/5, -6/7 या -11/20, इस तरीके से माइनस की कोई भी बटा वाली संख्या है, वो भी P/Q के रूप में, भले नेगेटिव है भले पॉजिटिव है, अगर आपके पास में कोई भी संख्या है इस तरीके से P/Q में, वो सभी कौन सी होगी, परिमेय संख्या। फिर आपके पास में पॉइंट वाली संख्या, अगर आप किसी के भी बटे में कुछ भी लिख रहे हो, जैसे आप 4/5 लिख रहे हो, तो आप इसमें अगर भाग दोगे तो 5 का भाग अगर इसमें 4 में दिया तो 0.8, 5 8 40 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। कैसे कि सबसे पहले 5 का भाग 4 में जाता नहीं है तो सबसे पहले लगा पॉइंट, फिर यहाँ पे भाग टूट के 0, तो 5 8 40 इस तरीके से पॉइंट वाली संख्या। तो ये बटा वाली संख्या आ रही है तो ऑब्वियसली पॉइंट वाली संख्या भी इसके अंदर ही आएगी। जो भी कोई बटा वाली संख्या हम लिख रहे हैं उनको अगर भाग दे करके सोल्व करते हैं तो उसमें ये पॉइंट वाली संख्या, जैसे कि 1.25, 2.5, इस तरीके से 2.5, 1.25, 3.75, इस तरीके से कोई भी पॉइंट वाली संख्या है वो सभी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। पॉइंट वाली संख्या आ गई परिमेय के अंदर। तो इस तरीके से पॉइंट वाली संख्या, नेगेटिव P/Q वाली, और 22/7 इनको आप ध्यान रखना है, 22/7 को स्पेशली ध्यान रखना है। इस पे आप चाहो तो स्टार मार्क करके रख सकते हो, ये 22/7 पे, ठीक है। इस तरीके की सारी संख्या किस में आती है, ये होती है, ये सारी संख्या कहीं में आती है, परिमेय संख्या में। आगे चलेंगे हम, दो परिमेय संख्याओं का योग, व्यवकलन तथा गुणा हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसा कि हमने इंटीजर्स में, पूर्णांक में भी देखा था कि योग, व्यवकलन तथा गुणा, यानी कि योग, व्यवकलन मतलब बाकी, और गुणा एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन,
ये तीनों हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। आप किसी को भी किसी से भी गुणा कर दो, किसी को भी किसी से भी बाकी कर दो, या किसी को भी किसी से जोड़ कर दो, ये तीनों करने पे ये सारी जो भी आंसर आएगा आपके पास में वो सभी हमेशा इनमें से ही आएगा। ये जो हमने लिखा है आगे और भी होती है, वो सब इनमें से ही आएगा। तो वो सब इनमें से आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जोड़ बाकी और गुणा ये तीनों हमेशा परिमेय संख्या होता है। परंतु दो परिमेय संख्याओं का भाग परिमेय होना जरूरी नहीं है। दो परिमेय संख्याओं का भाग परिमेय होना जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि वही मैंने बताया आपके पास में, जैसे कोई संख्या है -1, इसमें आप 0 का भाग दे दोगे तो इसका परिमेय नहीं होगी, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास अभी तक भी इसमें उपलब्ध नहीं है। ये जो हमने माना है इसके अंदर अब भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप जैसे मान लो 2.5 बटा 1.25 ये लेते हैं, या 2.5 इंटू 1.25, या आप गुणा कर दो इसको 3/5, किसी भी चीज से आप गुणा कर दो, उल्टा सीधा गुणा जोड़ बाकी, तो गुणा जोड़ बाकी ये सारे तो आपके पास में हमेशा परिमेय होता है। ये भी एक फैक्ट की तरह याद रखना है कि दो परिमेय संख्या उनका योग, व्यवकलन तथा गुणा ये हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, लेकिन उनका भाग परिमेय होना जरूरी नहीं है। ये वाली भी आपको समझ में आ गई। चलते नेक्स्ट। फिर दो परिमेय संख्या के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं होती है। कैसे, जैसे मान लो ये 1 है और ये आपके पास में 2। अब इसके बीच में जब पूर्ण संख्या हम देख रहे हैं, जब तो 1 के बाद सीधे सीधे 2 ही आ रहा था, बीच में कुछ भी नहीं था। लेकिन आपको पता है यहाँ बटे वाली संख्याएं भी है, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सभी 1 और 2 के बीच में। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये जो भी आएगा आपके पास में ये सब भी 1 और 2 के बीच में। अब केवल इतनी नहीं है, अगर आप इसमें पॉइंट की संख्या और बढ़ा दें 1.11, 1.11, 1.12, 1.13, इस तरीके से 1.21, 1.22, 1.34, 1.75, ये सारी चीजें ऐसे आगे तक चलती जाएगी। अभी यही नहीं, आगे आगे 2 की जगह 3 अंक हो जाए, मान लो 1.1234, 4 अंकों की हो जाए, या 1.37, 5, 6, 8, कितने भी अंकों की, पॉइंटों की कितनी भी संख्या हो सकती है। तो ये सब कहाँ है, ये सब इस 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो ये कितनी संख्याएं हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है, असीमित संख्याएं होती है। इस तरीके से कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, अब केवल ये 1 और 2 के बीच में थोड़ी, 1 और 1.1 के बीच में भी असीमित संख्याएं हैं। तो इसलिए इफेक्ट हो गया सीधे सीधे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं होती है। इन दोनों के बीच में अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है इसकी कितनी संख्या हो सकती है, असीमित परिमेय संख्याएं होती है। ये इफेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे सभी आवर्ती दशमलव संख्याएं भी अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। क्या, सभी आवर्ती दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होती है। इसको भी एक बार स्टार मार्क करके आप इसको लिख करके रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। सभी आवर्ती दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। इसको मैं बताऊंगा अभी अगली स्लाइड पे, आप एक बार इसको बस ध्यान में रखना कि कौन सी की आवर्ती दशमलव संख्या, कोई संख्या होती है आवर्ती दशमलव संख्या, वो भी एक परिमेय संख्या होती है। आगे हम चलेंगे, ए व बी परिमेय संख्याएं हो तो ए इंटू बी का परिमेय होना आवश्यक नहीं है। नहीं, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहां पे होना चाहिए कि ए व बी दो परिमेय संख्याएं हैं तो ए की पावर बी, इस तरीके से लिखा जाएगा कि ए की पावर बी का परिमेय होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि हमने माना कि ए बराबर हमारे पास में 3, ये दिया हुआ है, ए बराबर 3 है और बी बराबर है आपके पास में 1/2। तो हमें क्या पता करना है कि ए की पावर बी, ए की पावर बी का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 1/2, इसका परिमेय होना आवश्यक नहीं है। 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, √3 की पावर 1/2 वाले, ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। तो 3 की पावर 1/2 का मतलब हुआ √3, तो ये परिमेय नहीं होती, तो इसका होना आवश्यक नहीं है। इसलिए सीधा सीधा इफेक्ट हुआ कि ए और बी दो परिमेय संख्या है तो ए की पावर बी का परिमेय होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, सीधा सा इफेक्ट हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ, कौन सा, कि हमने देखा था कि 22/7 परिमेय संख्या होती है, कि 22/7 तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती। अब आप कहोगे कि पाई का मान ही तो 22/7 होता है, नहीं, वो आपको अधूरा ज्ञान है कि पाई का मान 22/7 नहीं होता। पाई का मान 22/7 नहीं होता। कभी ये चीज पूछे कि पाई बराबर 22/7 है तो नहीं, पाई का मान 22/7 नहीं है। पाई का मान तो होता है 3.1415910, इस तरीके से एंड सो ऑन आगे तक चलता जाता है। एक बहुत बड़ी संख्या आती है पाई का मान, तो
उसको हमने लगभग में माना है 22/7, क्योंकि 22 में जब हम 7 का भाग देंगे तो वो भी 3.14 आता है, जब इसका भाग देते हैं तो वो 3.14 आता है, और ये 3.14 159 ये इतना बड़ा है, इसलिए हमने इसको और इसको लगभग बराबर माना है, लगभग बराबर, बराबर नहीं होता, इसलिए 22/7 तो पी बटा क्यू संख्या है, इसलिए ये तो होता है आपके परिमेय। लेकिन पाई, पाई क्या है, अनवरत चलने वाली एक पॉइंट वाली संख्या है, तो ये परिमेय नहीं होगी। कैसे नहीं होगी इसको हम आगे देखेंगे, बस आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि 22/7 तो हमारे पास में एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि कौन सी है ये, अपरिमेय संख्या। 22/7 तो क्या है, परिमेय, और पाई क्या है आपके पास में, अपरिमेय। अगर आप इस फैक्ट को याद रख लेंगे तो अभी हम बताएंगे आगे कैसे चलते। नेक्स्ट ये हो गई अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपने देख ली कि पी बटा क्यू, जहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और परिमेय संख्या के अंदर ही आपके पास में पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर पूर्ण, और पूर्ण के अंदर प्राकृत संख्या है। जैसा कि हमने सबसे पहले ये सर्किल देखा था, ये आपके पास अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। कौन सा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर पूर्ण, और पूर्ण के अंदर प्राकृत संख्या। यहां तक आपकी क्लियर हो गया परिमेय संख्या तक। तो ये सब इसके अंदर होती जा रही है। प्राकृत में एक से लेकर के, प्राकृत में क्या था, एक से लेकर के 1 2 3 4। पूर्ण में क्या हुआ, इसमें जीरो और जुड़ गया। पूर्णांक में क्या हो गया, इसमें नेगेटिव वाले और जुड़ गए, -1 -2 इधर की तरफ वाले और जुड़ गए। परिमेय में क्या हो गया, पी बटा क्यू सारे जुड़ गए, जैसे 1/2 1/3 इस टाइप के पी वाई क्यू वाले, पी वाई क्यू वाले सारे जुड़ गए, ये हो गए परिमेय। यहां तक हमने देखा। अब हमारे पास में कौन सी, अपरिमेय। ये भी आपके सिलेबस में, परिमेय मतलब रेशनल नंबर्स, और अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर्स। इसको इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसे, कि वे संख्या जिन्हें पी बटा क्यू में नहीं लिखा जा सकता। बस दोनों में यही डिफरेंस है कि उनको पी बटा क्यू में लिख सकते हैं और इनको पी बटा क्यू में नहीं लिख सकते। जैसे कि पाई, पाई है, इसको आप पी बटा क्यू में नहीं लिख सकते। √2 है, √2 को हम पी बटा क्यू में नहीं लिख सकते। √3 है, इसको पी बटा क्यू में नहीं लिख सकते। log x है log वाला हम पहले बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, √2 √3 √5 √7 इस टाइप की कुछ संख्याएं हैं जिनको हम नहीं लिख सकते। लेकिन किस किस को नहीं लिख सकते, अब यहाँ पे आपके पास है √4, √4 है, तो अंडरूट वाली सारी थोड़ी है। √4 का मतलब तो आपके पास 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो यहाँ तो लिख पा रहे, इसका मतलब √4 तो नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ये तो क्या है, परिमेय हो गई। जिसे आप लिखेंगे, आप लिखेंगे लगभग √9, अंडरूट का मतलब वो 9 का मतलब वो 3, 3 मतलब 3/1, तो इसको तो लिख सकते हैं, ये तो परिमेय संख्या हो गई। ये परिमेय, ये परिमेय। तो फिर आप डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ऐसे करेंगे कि अंडरूट के अंदर वो संख्याएं जो अभाज्य होती है। अगर अभाज्य संख्या है अंडरूट के अंदर, तो वो सारी संख्याएं कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्याएं हम आगे पढ़ेंगे, इसीलिए हम अभाज्य संख्याओं को पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अंडरूट के अंदर वो संख्या है √x, जहां पे x बराबर क्या है, अभाज्य। x क्या है, अभाज्य। जैसे कि ये 2 अभाज्य, 5 अभाज्य, 3 अभाज्य, 7 अभाज्य, तो ये सब कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या है। जबकि √4 ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है, इसलिए ये कौन सी होगी, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय कौन सी होगी, सिर्फ अंडरूट के अंदर, अंडरूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अभाज्य संख्या आएगी वो अपरिमेय होगी। उसके अलावा पाई, स्पेशली आपको याद रखना है, स्पेशल कैरेक्टर है पाई, जो कि हमने पिछले फैक्ट में पढ़ा था कि पाई अपरिमेय संख्या होती है। फिर हम देखेंगे log x, log x कैसे, कि log के अंदर अगर log, इसको बोलते हैं एलओजी, log, ये एक फैक्ट होता है, मतलब एक कोई आंकड़ा होता है, इसको सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आपके कहीं काम नहीं आएगा, सिर्फ पता होना चाहिए कि log x, x की जगह भी अगर आपके पास में कोई अभाज्य संख्या है, जैसे कि log 3 हो, log 5 हुई, या फिर log 7, इस तरीके से कोई भी संख्या लिखी हुई आई, तो वो सारी संख्याएं कौन सी होगी, अभाज्य संख्या। कौन सी, जो log में आपके पास में अभाज्य संख्या लिखी हुई है, log 3 log 5 log 7 log 11, इस तरीके की संख्याएं आपके पास में कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या है। फिर आगे हम देखेंगे कि परिमेय व अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। कैसे, कि कोई संख्या है परिमेय, परिमेय संख्या मान लो आपके पास में 2, ये परिमेय हो गई, और कोई संख्या है अपरिमेय, अपरिमेय मान लो आपके पास में √2, इनका योगफल, इनका योगफल, इन दोनों का आप योग करें, इन दोनों का योग करें तो ये हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये देख लो आपके पास में अपरिमेय संख्या आ गई। अब 2 + √2 है, इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसको बटा में नहीं लिख सकते, इसको कुछ भी नहीं कर सकते, ये क्या हुई, अपरिमेय संख्या। ये आप लिखेंगे 3 + √5,
ये तो क्या हो गई परिमेय, और ये कौन सी हो गई अपरिमेय, और इन दोनों को जोड़ करें तो ये पूरी कौन सी हो गई अपरिमेय। तो इसलिए आपको सिर्फ ये फैक्ट याद रखना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, अपरिमेय ही आएगा, दो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग। लेकिन परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा सदैव अपरिमेय होता है। कैसे? अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूं, इसको मिटा दो, ये नया पेज ले लेते हैं। कौन सा? परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा, वो भाग हमेशा अपरिमेय आता है। परिमेय संख्या जैसे ले ली हमने 2, और अपरिमेय संख्या ले ली हमने जैसे कि √5 अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का गुणा, गुणा क्या है आपके पास में, इसको सीधे सीधे लिख सकेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 2√5 2√5, तो ये आपके पास जो आई ना 2√5, इसको आप और ज्यादा सिमिलर सोल्व करके नहीं लिख सकते। तो ये जो संख्या आई है, ये क्या आई है आपके पास में अपरिमेय संख्या। जो भी आपको अजीब सी संख्याएं दिख रही है अंडर के अंदर, जिनका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, जिसको आप देखते थोड़ा सा डर जाते हैं कि इसको क्या सोल्व करे, वो सारी अपरिमेय जैसी होगी। जैसे कि 2√5, अब ये क्या करा आपने, ये परिमेय थी, ये अपरिमेय थी, दोनों को गुणा किया, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है अपरिमेय। इसी तरीके से हम भाग करेंगे, मान लो 2/√5 या 3/√5, इस तरीके से हम करेंगे तो ये भाग भी क्या होगा अपरिमेय संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दे रखिए कि परिमेय में आपको शून्य काउंट नहीं करना। शून्य इसलिए काउंट नहीं करना क्योंकि अगर शून्य से आप √5 को गुणा करते हैं, शून्य से √5 को गुणा करते हैं तो आपके पास में क्या आता, शून्य यानी जीरो। जीरो से कोई भी संख्या गुणा करो, चाहे √5 करो चाहे log x, कुछ भी करो आप जीरो से गुणा, आपके पास हमेशा जीरो आएगा। और जीरो तो क्या होता है परिमेय, इसलिए यहाँ पे हमने जीरो को पहले हटा दिया कि परिमेय को गुणा तो करना है, गुणा भाग तो, लेकिन शून्य को काउंट मत करो। शून्य के अलावा जितनी भी परिमेय संख्या है उनको अपरिमेय संख्या से आप गुणा करो या भाग करो या जोड़ करो, हमेशा क्या आएगा आपके पास में, हमेशा आएगा अपरिमेय। ये हो गया आपके पास फैक्ट। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे थ्योरेटिकल, अभी आपको बताऊंगा कैसे। आगे हमने देखा कि वे दशमलव संख्याएं, वे दशमलव संख्याएं जो अशांत तथा असमान आवर्ती रखती हो, यानी कि जो अशांत हो और अनावर्ती दशमलव संख्याएं हो। ये आप देख लीजिए, अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्याएं, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा बस ये समझ लो, अशांत का मतलब क्या, अशांत को हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देसी भाषा में अगर बताओ इसको, अशांत का मतलब जो शांत नहीं हो रही, जो चली जा रही है पॉइंट के बाद में, दशमलव की वो संख्या जो पॉइंट के बाद में, जैसे कि 3 पॉइंट, मान लो कोई संख्या 3.56728592345 ऐसे चली जा रही है एंड सो ऑन। इस तरीके की संख्या जो चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, जैसे कि पाई वाली संख्या होती है, तो ये सब क्या है, पाई में भी ऐसा ही होता है। पाई का 3.14159106 इस तरीके से, मतलब बहुत सारे आगे चलती जाती है। तो ये संख्या है, बहुत बड़ी संख्या होती है पाई का। तो ये जो इस तरीके की संख्या होती है दशमलव के अंदर अशांत, एक तो क्या चीज बताई अशांत जो कि शांत नहीं हो रही, और अनावर्ती जो आवर्तित भी नहीं हो रही। एक तो होती है आवर्ती जैसे कि 0.33333, ये तो क्या हो गया आवर्ती, या तो 3 की आवर्ती हो गई। इसकी इसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, अनावर्ती। अनावर्ती और अशांत, अशांत, अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके की जो संख्याएं होती है वो सभी होती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जैसा कि हमने अभी एक परिमेय में भी देखा था, कौन सा परिमेय में भी हमने एक फैक्ट देखा था, ये कि आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। आप इस फैक्ट को भी याद रख लो कि आवर्ती, एक तो आवर्ती हो और दशमलव संख्या हो, वो परिमेय संख्या होती है। और इसी तरीके से हमने अपरिमेय में देखा कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं भी ये अपरिमेय होती है। इन दो फैक्ट को बस आप याद रख लो, ये स्टार लगा के रख लो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फैक्ट आपके पास में अभी आगे समझ में आ जाएंगे, आगे सिर्फ इन्हीं को समझाऊंगा मैं आगे, तो ये समझ में आ जाएंगे। बस इसको आप 1 मिनट के लिए रख लो साथ में। आगे हम देखेंगे इन संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या ही होता है। मतलब मान लो अगर कोई संख्या ले ली हमने 4 और इसका वर्गमूल कर दिया और ये आगे 2, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये 4 क्या था, 4 परिमेय, मतलब ये अपरिमेय नहीं थी, ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका तो वर्गमूल हो गया और वर्गमूल होकर के कोई संख्या आ गई। लेकिन वे संख्याएं जिनका वर्गमूल करने पर आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, वो संख्या कब होगी, जब वो खुद अपरिमेय हो। जैसे कि √2, √3, √5, इसका और ज्यादा अंडर रूट आप नहीं कर सकते,
इस तरीके की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। फिर आप देखोगे दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग। अब तक तो हम किसकी बात कर रहे थे, एक परिमेय और एक अपरिमेय की। यहां तो हम किसकी बात कर रहे थे कि एक तो परिमेय हो और एक अपरिमेय हो। यहां भी हम क्या बात कर रहे थे, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब हम बात कर रहे हैं कि दोनों अपरिमेय हो। दोनों अपरिमेय हो तो उसके योग, अंतर, गुणा या भाग आप कुछ भी करो तो उसका क्या आएगा ये कोई निश्चित नहीं है। वो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। कि जैसे एक अपरिमेय संख्या है आपके पास 2 + √2, हो गई ना अपरिमेय। एक दूसरी अपरिमेय संख्या है आपके पास 2 - √2। ये दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे, ये दोनों कौन सी हुई, ये भी अपरिमेय हुई। इंग्लिश में लिख देता हूं, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। ठीक है, दोनों अपरिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ दिए तो ये √2 से माइनस का √2 कट गया, आपके पास आ गया सीधे सीधे क्या, 4। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, ये तो रेशनल नंबर आ गई, परिमेय संख्या आ गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 + √2 था, इसमें आप जोड़ेंगे 3 - √3, अगर इसको जोड़े तो आपके पास में ये कटेगी नहीं, तो ये संख्या इसी तरीके से आएगी। तो 5 + √2 - √3 ऐसे कैसे लिखने में आएगी, तो ये क्या आई, ये इरेशनल। तो परिमेय भी आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है। तो इसलिए ये निश्चित नहीं है कि अगर दो अपरिमेय संख्याएं उनको आप जोड़ रहे हो, गुणा कर रहे हो, या फिर उनका अंतर कर रहे हो या भाग दे रहे हो, तो वो या तो परिमेय भी आ सकती है या अपरिमेय भी आ सकती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका कोई डिफाइन नहीं है। तो फैक्ट में आपके पास में ये भी आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपके पास ये फैक्ट आ सकता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होगा, गलत। सदैव अपरिमेय संख्या होगा, गलत। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सही। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये जो हमने फैक्ट देखा था, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या और शांत दशमलव संख्या, आवर्ती दशमलव संख्या, ये होती क्या है, तो इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इसके ऊपर आपके पास फर्स्ट ग्रेड के अंदर 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तीनों बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया और एक इफेक्ट से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। उसको देखेंगे और आपके एग्जाम सिलेबस में भी दिया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे दशमलव प्रसार संख्या। दशमलव प्रसार संख्या कैसे, इन संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सी, शांत प्रसार, और दूसरा बांटा गया है अशांत प्रसार। शांत प्रसार टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में भी याद रख लेंगे आप इसको। शांत प्रसार मतलब टर्मिनेटिंग। दूसरा है अशांत प्रसार, अशांत प्रसार मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अशांत का एक और नाम है अनवसानी। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। दो नाम हो गए, शांत और अशांत। अशांत मतलब अनवसानी भी। ठीक है, शांत प्रसार तो कौन सा, ऐसी दशमलव संख्या, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दशमलव संख्या की, कि ऐसी दशमलव संख्याएं जिनको, जो आगे जाकर के शांत हो रही है, यानी कि रुक रही है। जैसे कि 1/4, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। आप देखेंगे कि 1/4, 1/4 क्या, जब हम एक में 4 का भाग देंगे, वही 4 का भाग जब एक में देते हैं तो 4 का भाग एक में जाएगा नहीं, सबसे पहले तो लग जाएगा भाग टूट की 0 और पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लग गई 0। अब 4 का भाग देंगे 10 में, तो 4 दूनी 8, आपके पास बचा 2, फिर वापस से एक 0 लग जाएगा 2 पे, फिर 4 पंजे 20, तो ये आ गया आपके पास 0.25। यानी कि 1/4 अगर आप कर रहे हो तो 0.25 और आगे कुछ भी नहीं आएगा, बस ये यहाँ पे जाकर के रुक गई, खत्म, पूरा पूरा भाग गया पॉइंट में। यहाँ पे आकर के 2 या 3 संख्याओं के बाद में जो जाकर के रुक रही है, जैसे कि 1/10, 1/10 के बाद 1/10 का मान क्या, नीचे 0 है तो ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, सीधे सीधे 0.1। ये भी आगे 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 जाके आगे कहीं नहीं जाएगी, यहीं रुक जाएगी। तो वो संख्या जिनका प्रसार आगे तक नहीं होता, वो पॉइंट के बाद में किसी एक निश्चित सीमा पे जाके रुक रही है, तो वो तो होता है शांत प्रसार। सीधे सीधे एग्जाम्पल, जैसे 1/4 है, 0.25 ये रुक गया यहाँ पे। ठीक है, फिर 1/10 ये भी रुक गया आगे 1.1, फिर 0.125 ये भी रुक गया, 0.125 रुक गया। तो ये सारी जो संख्याएं होती है ना, ये तो होता है इसका शांत प्रसार। फिर अशांत प्रसार, अशांत प्रसार कौन सा, जैसा कि मैंने आपको बताया, शांत मतलब जो रुक गया, और अशांत मतलब जो रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो रुकेगा नहीं में कैसे, कि आवृत्ति, और ये भी दो भागों में बांटे गए, रुकेगा नहीं वो वाले दो भागों में, एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती कैसे, आवर्ती जो जिनकी बार बार रिपीटेशन हो रही हो। रिपीटेशन कैसे, जैसे कि आपने एक में 3 का भाग दिया, अब 3 का भाग जब एक में देंगे तो आपके पास आएगा 0.3333 और इस तरीके से ये चलता जाएगा।
अब ये अनवरत चलता तो जा रहा है, अशांत तो है, अशांत तो हो रहा है, ये जाता तो जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि अगला अंक क्या आएगा, हमें पहले से पता है अगला अंक क्या आएगा, क्योंकि ये हो रही है रिपीटिंग, रिपीटिंग, रिपीट हो रहे हैं ये। तो जो रिपीट हो रहे हैं वो होते हैं आवर्ती, रिपीट होने वाले, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते, जो होते हैं अनावर्ती। ये जो दो भागों में बांटा है, रिपीट वाले और रिपीट नहीं होने वाले। अनावर्ती कैसे, जैसे √2, अब √2 है, √2 का मान होता है जैसे 1.414213 और ये आगे तक चलते जाएंगे। जैसे आपके पास है √3, √3 का मान 1.73205 और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। जैसे √5 का मान भी आपके पास 2.2360679 और ये चलते जाएंगे। इस तरीके से आगे बहुत दूर तक चलते जाएंगे। जैसे आपके पास हो गया पाई, पाई का मान 3.141590, इस तरीके से ये आगे चलते जाएंगे। तो ये जो इस तरीके से आगे चलते जा रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे, ये देखो आपको कुछ पता नहीं है, आपको इसको देख के आप बता नहीं सकते कि इसके बाद अगला अंक क्या आएगा। 5 के बाद 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यहाँ भी आपके पास में अगला अंक कुछ भी हो सकता है। तो वो संख्या है जिनमें एक तो वो शांत नहीं हो रही, कौन सी है, अशांत। अशांत के बाद में भी वो संख्या है जो अनावर्ती हो रही है, यानी कि उनमें रिपीट भी नहीं हो रहा, आवर्ती नहीं हो रही। अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग। ये सब क्या है, ये सब है आपके पास में नॉन रिपीटिंग। अनावर्ती यानी कि आपके पास वो संख्या है जो अशांत भी है और अनावर्ती भी है, वो सब आएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा वो संख्या है जो अशांत है लेकिन आवर्ती है, वो आएगी इसके अंदर। तो ये अशांत को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो आवर्ती होने वाली और एक आवर्ती नहीं होने वाली। तो इस तरीके से हमने संख्याओं के दो रूप देखे, एक शांत एक अशांत। तो जो शांत संख्याएं होती है जो सीधे सीधे शांत हो गई, तो वो तो P/Q, आपको पता ही P/Q रूप हो गया 1/4 या 1/10, ये 1/8 और ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं जाके रुक गई, तो P/Q रूप हो गया। तो आपको अच्छे से पता है कि ये संख्याएं कौन सी होती है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा हटा देता हूँ, बहुत ज्यादा इसमें वो हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी होती है, एक नाम और इसका अनवसानी, इंग्लिश का आपको पता ही है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके अलावा ये वाली संख्या तो कौन सी हो गई, जो शांत प्रसार हो रहा है, ये तो PYQ वाले रूप में आ जाएगी, इसलिए PYQ रूप वाली ये तो हो गई परिमेय संख्या, ठीक है। ये तो हो रही है परिमेय संख्या। लेकिन अशांत में दो तरीके की हो रही है, एक तो हो रही है आवर्ती जो रिपीट हो रही है, जैसे 0.33333, तो ये जो रिपीट हो रही है इनको भी हम PYQ में लिख सकते हैं, जैसे 1/3, 1/3 लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। इस तरीके से जो PYQ वाले रूप में लिखा जा सकता है, वो तो क्या होगी, रिपीट, वो कंटिन्यू चल तो रही है, कंटिन्यूस चल रही है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये वाली भी कौन सी होगी, परिमेय। लेकिन एकमात्र ये संख्या है जो ना तो ये रुक रही, अशांत यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रही, ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो न तो ये रुक रही है और न ही इसमें आवर्ती हो रही है, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, इसमें अगला अंक क्या आएगा आपको कुछ पता नहीं है। तो ना तो ये रुक रही है, ना तो न ये रिपीट हो रही है और न ही ये टर्मिनेट हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत प्रसार जिनमें अनावर्ती हो, ये दोनों जहां पे जुड़ जाएंगे, अशांत प्लस अनावर्ती, ये वाली जो संख्या आएगी ये होगी आपके पास में अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हमने जो फैक्ट देखा था आपको समझ में आ जाएगा कि वे संख्याएं दशमलव प्रसार में वे संख्याएं जो अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो। अशांत यानी कि रुक नहीं रही हो और अनावर्ती यानी कि रिपीट भी नहीं हो रही हो, वो क्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से हमने परिमेय में भी देखा था कि वे संख्याएं जो आवर्ती हो, बस आवर्ती हो, आवर्ती दशमलव संख्या, जैसे 0.333, ये आवर्ती हो रही है, तो ये भी कौन सी हो रही है, ये परिमेय, ये परिमेय है, और ये वाली अपरिमेय, अशांत अनावर्ती। इसमें एक बात है, जैसे 0.33333 है, तो या तो 3 की आवृत्ति हो रही है, जरूरी नहीं कि एक ही अंक की आवृत्ति हो, आवृत्ति 2-3 अंकों की भी हो सकती है। जैसे कि ये एक में अगर हम 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देने के बाद में आपके पास आएगा 1 सेकेंड, पेन थोड़ा दिख जाएगा आपको, ऐसा ले लेते, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.142857, इसके बाद में फिर वापस आएगा 142857, फिर वापस आएगा 142857। इसी तरीके से बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये पूरे अंक यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं,
142857, 142857, 142857, ये 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो भी हो तो पुनरावृत्ति रही है। इसके बाद में आपको पता है कि क्या आएगा अगला अंक, इसके बाद आपको पता है अगला अंक क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके पास रिपीट हो रही है, तो ये भी कौन सी होती है, परिमेय। लेकिन जहां आपको पता ही नहीं चल रहा, हर कुछ कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, वहां पे चलती जा रही है, बस कुछ भी चलता जा रहा है, वो भाग देने पे अनलिमिटेड चलती ही जा रही है, ये होगी आपके पास में कौन सी होगी, ये अपरिमेय संख्या। चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला इसमें क्वेश्चंस था जो 2022 में आया है अभी। पहला क्वेश्चन क्या है कि गैर शांत गैर पुनरावर्त वाले दशमलवों को किसमें वर्गीकृत किया गया है। अभी अभी हमने देखा गैर शांत मतलब जो शांत नहीं हो रही, और गैर पुनरावर्त यानी कि नॉन रिपीटिंग। एक तो कौन सी, नॉन रिपीटिंग, और गैर शांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये जो दोनों संख्याएं होती है, ये जब दोनों टर्म एक साथ जुड़ जाए, शांत भी नहीं हो और पुनरावर्त भी नहीं हो, ये दोनों चीजें जहां पे ऐड हो, वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा होगी अपरिमेय संख्या। अभी अभी आपने देखा कि गैर शांत यानी कि अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, और गैर आवर्ती यानी कि अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग, ये दोनों एक साथ जहां जुड़ जाए, गैर शांत और गैर पुनरावर्त, ये दोनों जुड़ जाती है, वहां पे क्या होता है, अपरिमेय संख्या। एकमात्र यही अपरिमेय संख्या देखी हमने दशमलव प्रसार में, बाकी दोनों परिमेय थी। और ये क्वेश्चन आया आपके पास में 11/10/2022 को। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन 2 बार और पूछा गया है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। कैसे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कौन सा नहीं हो सकता। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कौन सा नहीं हो सकता, यानी कि आपको बताना कि कौन सी परिमेय नहीं है। परिमेय कौन सी नहीं है, शांत तो परिमेय होती है, आपको पता है शांत यानी कि जैसे 0.25 है, ये शांत हो रही है, तो ये तो परिमेय होती है, तो ये वाला तो नहीं है, ठीक है। अनवसानी कौन सा, अशांत का दूसरा नाम मैंने बताया था कि अनवसानी होता है। तो अशांत कैसे, जो आपने देखा कि अशांत में भी 2 तरीके की होती है, तो आपको ये थोड़ी पता है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। अशांत के अंदर ये 2 है, ये आवर्ती भी है और अनावर्ती भी है, लेकिन आवर्ती परिमेय होती है, तो इसको आप डिफाइन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, इसलिए आप इसके बारे में अभी विचार करेंगे क्या है। लेकिन आगे देखेंगे अनवसानी लेकिन आवर्ती, अनवसानी यानी कि अनवसानी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, आवर्ती ये वाली, लेकिन ये वाली तो परिमेय होती है, ये वाली आपको पता है ये वाली परिमेय होती है, तो ये वाले भी नहीं होगा क्योंकि आवर्ती भी परिमेय होती है। लेकिन अगला ऑप्शन है अनवसानी और अनावर्ती, ये आपको डेफिनेटली पता है। अनवसानी मतलब वही नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग। ये दोनों वर्ड जहां पे मिल जाएंगे, ये कौन सी होती है, ये आपको पता है, ये होती है अपरिमेय, ये अपरिमेय होती है। और आपसे ये पूछा है कि परिमेय संख्या का निरूपण कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, जो अपरिमेय वो नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर है ये। सीधा सा सिर्फ उसका नाम बदल करके पूछ लिया, क्वेश्चन वही पूछा है, ठीक है, अलग से थोड़ा सा चेंज करके पूछा। और ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में, 14/12/2020 फर्स्ट ग्रेड में 14/12/2020 को जो पेपर हुआ था, संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर शायद ये, और उसमें ये पूछा है क्वेश्चन। ये 2 बार आपने देख लिया, 2022 में आ गया, 2020 में आ गया। इसके अलावा एक और बार आपके ये पूछा गया है कि एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप होगा। अनुपात रहित, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन कि अनुपात रहित दशमलव संख्या का स्वरूप कौन सा होगा, जिसमें अनुपात नहीं है और दशमलव संख्या है, उसका स्वरूप कौन सा होगा। अनुपात नहीं है मतलब P/Q नहीं है, ठीक है, P/Q नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। थोड़ा सा आप देखना कि अनुपात नहीं है मतलब P/Q नहीं है। अनुपात तभी होता है जो ऊपर और नीचे कोई संख्या होती है, तो P/Q किसमें नहीं होता, आपको पता है P/Q किसमें नहीं होता, अपरिमेय में। और आपको पता है अपरिमेय कौन सी होती है, अपरिमेय वो होती है अंतरहित पुनरावर्ती युक्त, नहीं, पुनरावर्ती युक्त का मतलब हो गया आवर्ती, आवर्ती वाली तो परिमेय होती है, ये नहीं। फिर अंतयुक्त पुनरावर्ती रहित, अंतयुक्त जिसमें अंत हो जाए यानी कि 0.25, इसमें अंत तो हो गया, ये वाली भी नहीं होती। लेकिन अंत रहित और पुनरावर्ती रहित, अंत भी नहीं हो, जिसका कोई अंत भी नहीं हो, लगातार भी चलती जाए, और पुनरावर्ती भी नहीं हो, पुनरावर्ती रहित, पुनरावर्ती भी नहीं हो, यानी कि नॉन रिपीटिंग, वही वाली बात हो गई, नॉन रिपीटिंग और अंत रहित यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, जो कहीं रुक नहीं रही हो, वही बात। अंत रहित थोड़ी ज्यादा शुद्ध हिंदी में दे दिए जाते हैं कई बार, पर आप इंग्लिश में अगर इनको देखोगे तो शब्द वही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
बहुत ज्यादा हिंदी में इसलिए दिया ताकि आप कंफ्यूज होने के लिए, सिर्फ हिंदी वर्ड की बात है। क्वेश्चन वही पूछा है घुमा करके कि एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप क्या होगा। तो अनुपात रहित दशमलव प्रसार, वही दशमलव प्रसार जब पी बाई क्यू अनुपात नहीं हो, यानी कि वे संख्या है जो अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि अपरिमेय की डेफिनेशन में हमने देखा था कि वे संख्या है जिनको पी बटा क्यू में नहीं लिखा जा सकता। तो नहीं किसको लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या को। और हमें ऑप्शनों में देखना कि अपरिमेय कौन सा बोल रहा है। अपरिमेय वही बोल रहा है कि अंत रहित, जिसका अंत नहीं हो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, और पुनरावृत्ति रहित जिसमें पुनरावृत्ति नहीं हो यानी कि नॉन रिपीटिंग। तो ये वाले ऑप्शन दोनों जहां पे जुड़ जाएंगे वही क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इस तरीके से हमने आज देखा, क्या क्या देखा। सबसे पहले प्राकृत संख्या 1 से लेकर के n तक, फिर पूर्ण संख्या जिसमें जीरो और ऐड हो जाए, फिर हमने देखा पूर्णांक, पूर्णांक में हमने नेगेटिव वाली संख्याएं भी देख ली जाए। यहां तक तो हम सिर्फ पूर्ण अंक बोल रहे थे, 1 2 3, इसके बीच वाली संख्याओं की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हमने परिमेय देखा, परिमेय में क्या हो गई, परिमेय में 1/2 1/3 पॉइंट वाली बीच वाली संख्या सारी जुड़ गई, ये हो गई परिमेय। परिमेय तक हमने बात कर ली, और परिमेय के बाद में एक और बात कर ली अपरिमेय, वो थोड़ा सा अलग है। अपरिमेय की भी बात कर ली हमने, जो परिमेय नहीं होती वो होती है अपरिमेय, इसकी भी हमने बात की। तो इस तरीके से, और फिर उसके हमने देखे क्वेश्चंस, परिमेय और अपरिमेय के हमने देखे क्वेश्चन। उसके अलावा हमने देखा दशमलव प्रसार कौन कौन सा, एक होता है शांत जो आगे जाके रुक जाए, एक होता है अशांत जो आगे जाकर के नहीं रुके। नहीं रुके में भी दो तरीके के होते हैं, एक आवर्ती, आवर्ती जिसमें कंटिन्यूटी चलती रहे, सेम 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 0.3 मतलब जैसे 0.333 जो कंटिन्यू पॉइंट वाला, जो सेम चीज चलती रहे, सेम चीज रिपीट होए। और जिसमें रिपीट नहीं होगी वो होगी अनावर्ती। और जो अनावर्ती प्लस अशांत होगा वो कौन सी होगी, ये होगी अपरिमेय। सिर्फ ये एक फैक्ट को स्पेशली ध्यान रखना है कि जिसमें अशांत और अनावर्ती दोनों चीज जुड़ जाए वो होगा अपरिमेय संख्या। और इस पे बेस्ड हमने 3 क्वेश्चंस और देखे, ये और ये। इसके बाद हम आगे चलेंगे, कौन सा, ये। अब हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या जब हमने सर्किल देखा, सर्किल में हमने देखा स्टार्टिंग वाले सर्किल में कि वास्तविक संख्या के अंदर ये परिमेय संख्या भी समाहित है। परिमेय संख्या भी समाहित है, इसका मतलब वास्तविक में कुछ और संख्याएं भी होती है। तो परिमेय तक तो सारा है ही है, लेकिन अपरिमेय, अपरिमेय भी किसके अंदर है, वास्तविक के अंदर, जिसको हम एक डायग्राम के से देख सकते हैं, चार्ट से। कैसे, ये रहा चार्ट। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती है। ठीक है, परिमेय के अंदर हमने देख लिया पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत सब होती है। अब प्राकृत के अंदर ही हम देखेंगे, प्राकृत जो हमने 1 से लेकर के 1 2 3 4 और ये आगे डिफाइन किया था, ये प्राकृत जो संख्याएं थी, नेचुरल नंबर, प्राकृत, ये प्राकृतिक संख्या है। इन संख्याओं के अंदर ही कुछ संख्याओं को तो बोला जाता है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर्स, कुछ को बोला जाता है सम संख्या, इवन नंबर्स, और कुछ को बोला जाता है विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स। तो किसको तो बोला जाता है अभाज्य, किसको बोला जाता है सम, और किसको बोला जाता है विषम। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। कैसे, ये देखो, चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आज के लिए इतना काफी है। जब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय और अपरिमेय, परिमेय पी बटा क्यू हमने देख लिया बहुत अच्छे से, ये आप ध्यान रखना है। आज हमने क्या क्या ध्यान रखना है कि परिमेय होता है पी बटा क्यू, अपरिमेय होता है जो पी बटा क्यू नहीं हो, पी बटा क्यू नहीं हो, ये हमने देख लिया। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या में जिसमें नेचुरल नंबर में जीरो और जुड़ गया वो पूर्ण। और पूर्णांक क्या होती है, जिसमें नेचुरल नंबर प्लस पूर्ण संख्या, पूर्ण के बाद में उसमें नेगेटिव इंटीजर्स और जुड़ जाए, नेगेटिव -3 -2 और ये आगे -1, जीरो तक तो इसमें पहले से था ही, और ये और जुड़ जाए, ये वाली हो जाए तो पूर्णांक। और नेचुरल नंबर क्या होती है 1 2 3 4 5 से, ये यहाँ तक हमने देखा है। आगे कल हम इसके बारे में आगे और देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं, सम, विषम, इनको आगे डिफाइन करेंगे छोटे छोटे, और फिर इनके क्वेश्चंस देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं के क्वेश्चन कैसे आते हैं, सम विषम के कैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि नेचुरल नंबर में कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर क्या होगा, ये 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। सीधा सीधा एक बार फैक्ट पूछा गया है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अब आप वहां पे उनको गिनने तो नहीं बैठेंगे कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, इनको गिनने की बजाय आपको अगर सीधा फैक्ट पता है कि 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपको सिर्फ फैक्ट वो याद करना है, और उस फैक्ट के बेस पे आपको सीधे सीधे टिक करना है। आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने रट के किया, आपने लिख के किया, आपने कैसे किया, आपको सीधे सीधे बस टिक करना है कि 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा यहीं इसी क्लास में। मिलते हैं कल, यहाँ आप बने रहिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।
तो इसी तरीके से मैं प्रतीक जैन आपके साथ यहीं बना रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए धमाके के साथ। जय हिंद।